बहुत पुरानी बात है। सुमनपुर नामक राज्य में राजा पृथ्वी देव राज करते थे। न्यायप्रिय और बुद्धिमान होने के साथ साथ राजा पृथ्वी देव अपनी प्रजा की खुशहाली और सुख का भी पूरा ध्यान रखते थे। यही कारण था कि उनके राज्य में चारों ओर सुख, शांति और वैभव का वातावरण था। सुमनपुर के पड़ोस में ही एक दूसरा राज्य था, उधमपुर, जिसका राजा जयदेव बहुत ही आलसी और विलासिता का जीवन जीने वाला था। उसने अपने राज्य के विकास पर कभी ध्यान नहीं दिया। शिक्षा, खेलकूद तथा उद्योगों की प्रगति की ओर वो कभी ध्यान नहीं देता था। जब भी कभी प्रजा के वृद्धजन राजा के यहाँ गुहार लगाते तो उसका एक ही उत्तर होता था, राज्य के कोष में धन का अभाव है। क्या आप नहीं जानते कि हमें पड़ोसी देश सुमनपुर से कितना खतरा है? हमें अपनी सेना को मजबूत करना है। जब हमारे पास हथियार खरीदने के लिए ही पर्याप्त धन नहीं है, तो ऐसे में हम कुछ और क्या कर सकते हैं? जब कभी कोई मंत्री उसे राज्य की प्रगति की सलाह देता, तो वो उसे अपने मंत्रिमंडल से निकालकर कारागार में डलवा देता। जेल में जाने के भय से सभी मंत्रियों ने उसकी हाँ में हाँ मिलाना आरंभ कर दिया और उसे सलाह देना बंद कर दिया। हालत ये हो गई कि शिक्षा तथा अन्य साधनों के अभाव में उधमपुर के युवा तथा अन्य निवासी नशे के आदी हो गए। उद्योग धंधे चौपट हो गए। देश की हालत बुरी से और बुरी हो गई। परंतु इस पर उधमपुर का राजा जयदेव उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। उसे पड़ोस के सुमनपुर की खुशहाली खटकने लगी। उसका दिमाग दिन रात इसी उधेड़ बुन में रहने लगा कि किसी तरह सुमनपुर का अमन चैन बर्बाद किया जाए। राजा जयदेव जानता था कि सुमनपुर की वीर सेना से लड़कर सुमनपुर का कुछ बिगाड़ पाना कठिन था। इसलिए उसके शैतान दिमाग में एक नया तरीका आया। उसने सोचा कि क्यों न अपने जासूसों को सुमनपुर में भेजा जाए, जो वहां जाकर वहां के नागरिकों के साथ मिलकर उन्हीं की तरह रहें। वहां जाकर तोड़ फोड़ करें, अशांति फैलाएं, लोगों को राजा के विपरीत भड़काएं, उन्हें बुरी आदतों और नशीली चीजों का गुलाम बनाएं। जैसे ही उधमपुर के राजा जयदेव के दिमाग में ये तरकीब आई, उसने प्रसन्नता से भरकर अपने राज्य के मुख्य जासूस वीर कुमार को बुलवा भेजा। वीर कुमार, हम तुम्हें तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य सौंपने जा रहे हैं। तुम्हें अपने देश के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करना है, जिसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। आप आज्ञा दें महाराज। मैं अपने देश के लिए और अपने कर्तव्य के लिए जान देने में बिल्कुल भी नहीं हिचकूंगा। देखो वीर कुमार, तुम हमारे मुख्य जासूस हो, औरों से अधिक चतुर और बुद्धिमान हो। इसलिए हम चाहते हैं कि पहले तुम अकेले सुमनपुर जाओ, कुछ दिन वहां रहो, अपना काम करो और वहां के बारे में जानकारी प्राप्त करो। फिर वापस आकर कुछ और लोगों को साथ लेकर जाओ और सुमनपुर को पूरी तरह तबाह कर दो। जो आज्ञा महाराज। मैं आज सूर्यास्त होते ही सीमा पार कर लूंगा और अपना काम शुरू कर दूंगा। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। राजकोष से जितनी भी मुद्राओं की तुम्हें आवश्यकता हो ले सकते हो। उसी दिन जब सूर्यास्त हुआ तो शाम के धुंधलके में सुमनपुर के प्रहरियों की तेज दृष्टि से बचते हुए वीर कुमार ने सीमा पार कर सुमनपुर में प्रवेश कर लिया। उसने अपना भेष एक गरीब पथिक का बना रखा था। उसके विचार में ये भेष सबसे अच्छा था, क्योंकि इस रूप में वो राज्य में इधर से उधर भटकता रह सकता था और जो चाहे जानकारी प्राप्त कर सकता था। साधु का भेष बनाने पर उसे अपना परिचय भी देना पड़ सकता था,
तथा सुमनपुर के अन्य साधुओं से शास्त्रार्थ में भी उलझना पड़ सकता था। तब उसकी सारी पोल खुल जाती। सुमनपुर में घुसने के बाद सीमा पार के पास एक गांव में एक मकान का दरवाजा उसने जा खटखटाया। दरवाजा खोलकर एक महिला बाहर निकली। कौन हो भाई? पथिक हूँ बहन, थका हुआ हूँ और प्यास से बुरा हाल है, थोड़ा पानी मिलेगा? हाँ हाँ, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर आई तो उसके एक हाथ में पानी का लोटा और दूसरे हाथ में लड्डुओं की तश्तरी थी। लो भाई, पहले कुछ खा लो, फिर पानी पीना। खाली पेट पानी पीना ठीक नहीं। ये कहकर महिला ने उसके आगे लड्डुओं की तश्तरी और पानी का लोटा रख दिया। धन्यवाद बहन, बहुत बहुत धन्यवाद, कहकर वीर कुमार लड्डू खाने लगा। खाते खाते वो सोचने लगा, यहाँ के लोग कितने भले हैं, कितने शरीफ और सीधे साधे। भला कोई किसी अनजान आदमी का इस तरह सत्कार करता है। हमारे यहाँ तो कोई किसी अनजान को पानी भी नहीं पिलाता। मूर्ख हैं यहाँ के लोग, सदियों पुराने युग में जी रहे हैं। यहाँ तो मेरा काम आसानी से हो जाएगा। लड्डू खाकर वीर कुमार ने पानी पिया और धन्यवाद कर आगे बढ़ गया। अब तक रात हो चुकी थी। सभी मकानों के आंगन में दीप जल चुके थे। चलते चलते उसने देखा एक मकान के आंगन में एक वृद्ध महिला चारपाई डालकर सोने की तैयारी कर रही है। उसने आगे बढ़कर दरवाजा खटखटाया। कौन हो? पथिक हूँ माई, थक गया हूँ, दूसरे गांव जाना है। रात हो गई है, क्या रात भर ठहरने को मिलेगा? सुबह होते ही चला जाऊंगा माई। हाँ हाँ बेटे, अंदर आ जाओ, वृद्ध महिला ने प्यार से कहा। वीर कुमार दरवाजा धकेलकर अंदर आ गया। देखो बेटा, वहाँ अंदर कमरे में 2 चारपाई हैं। एक पर मेरा छोटा बेटा सो रहा है, दूसरे पर तुम सो जाओ। वहाँ मेरा बड़ा बेटा सोता है। आज रात उसकी राजमहल में नियुक्ति है। अब वो सैनिक है ना। अच्छा माई। वीर कुमार अंदर कमरे में चला गया। अंदर पहुंचकर उसने अपनी सामान की पोटली एक तरफ रखी और चारपाई पर लेट गया। लेटे लेटे वो सोचने लगा, वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। सैनिक के घर ठहरने को मिला। यहाँ कोई खतरा नहीं और मुझे अपना काम करने में भी आसानी होगी। थोड़ी देर में वृद्धा के खर्राटे उसे सुनाई देने लगे। उसने दूसरी पाई की ओर देखा। वहाँ वृद्धा का छोटा बेटा मजे में सो रहा था। वो धीरे से उठा और अपनी पोटली में से कुछ निकालने लगा। ये एक छोटा सा डिब्बा था जिसमें विस्फोटक भरे थे। उसने डिब्बा कमरे में एक तरफ रखा। उसमें ऐसे विस्फोटक भरे थे जो जरा सी गर्मी पाते ही धमाका कर देते, घर के टुकड़े बिखर जाते और वहाँ रहने वाले लोगों की जान चली जाती। वो खुश था कि कल दिन में जब धीरे धीरे सूर्य की गर्मी बढ़ेगी तब ये विस्फोट होगा और यहाँ सब तहस नहस हो जाएगा। सैनिक के घर में विस्फोट होने से सैनिकों में भय बढ़ेगा, उनका मनोबल गिरेगा और राज्य में अशांति फैलेगी। अपनी सफलता पर खुश होते हुए उसने सोचा कि अब उसे वहाँ से निकल जाना चाहिए। प्रातःकाल उसके सैनिक बेटे से भेंट होने पर उसकी पोल खुल सकती है। इसलिए उसने अपनी पोटली उठाई, दबे पांव बाहर निकलकर मुख्य द्वार की ओर बढ़ने लगा। वो अपने आप को बचाता हुआ निकलने की कोशिश कर रहा था कि अचानक अंधेरे में उसका पैर हल्के डंडे से टकरा गया। वो ठोकर खाकर जोर से गिरा और उसका दाहिना हाथ वहाँ पड़ी हंसिया के ऊपर जाकर जोर से पड़ा। उसका हाथ बुरी तरह कट गया। वो जोर से चीखा,
माई। चोट के कारण उसे अपनी माँ की याद आ गई। उसकी चीख सुनकर वृद्धा की आंख खुल गई। उसने पास पड़ी लालटेन जलाई। देखा कि वीर कुमार गिर पड़ा है और उसके दाहिने हाथ से खून बह रहा है। अरे क्या हुआ बेटे? बेटा उठने की कोशिश करो। वीर कुमार को सहारे से उठाकर वृद्धा ने अपनी चारपाई पर बैठाया और तेजी से अंदर गई। अंदर से वृद्धा अपने हाथ में एक लेप और अपनी पुरानी धोती लेकर आई। घबराओ मत बेटे, ये लेप बहुत गुणकारी है। सैनिक युद्ध क्षेत्र में इसे लगाते हैं। इससे घाव जल्दी भर जाता है। तुम्हारा घाव भी जल्दी अच्छा हो जाएगा। वृद्धा ने उसका घाव साफ कर उस पर लेप लगाना आरंभ कर दिया। वीर कुमार ने जब उस वृद्धा को अपनी माँ की तरह घाव पर लेप लगाते देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगा कि ये लोग कितने अच्छे हैं और मैं इन्हीं लोगों को दुख पहुँचाने आया हूँ। उसकी आत्मा उसे धिक्कारने लगी। उसकी आंखों में आंसू देखकर वृद्धा ने कहा, क्या बात है बेटे, इतने वीर होकर जरा से घाव पर रोते हो? नहीं माई, मैं अपने घाव के कारण नहीं रो रहा हूँ। तुम्हें देखकर मुझे अपनी माँ याद आ गई। तुमने ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि मुझे चोट कैसे लगी। मैं तुम्हारे घर में विस्फोटक रखकर जा रहा था, जिससे कल दिन में तुम्हारा घर उड़ जाता और शायद तुम सभी लोग मारे जाते। मैं अपराधी हूँ माई, मुझे क्षमा कर दो माई, मुझे क्षमा कर दो। वृद्धा फिर भी उसी तरह लेप लगाती रही और लेप लगाने के बाद उस पर पट्टी बांध दी। उसके बाद उसने वीर कुमार के आंसू पोंछे और उसका माथा चूमा। ये क्या माई, सब कुछ जानने के बाद भी तुमने मुझे मारा नहीं, मुझसे घृणा नहीं की? नहीं बेटे, घृणा अपराध से की जाती है, अपराधी से नहीं। तुम्हें अपने अपराध का बोध हो गया, यही सबसे अच्छी बात है। अपराध के लिए दंड देना राजा का काम है, मेरा नहीं। तुमने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। अब तुम जाकर सो जाओ। मैंने जो कुछ किया वो मेरा कर्तव्य था। अब मेरा कर्तव्य ये है कि मैं तुम्हें प्रातःकाल राजा के दरबार में ले जाऊं। वीर कुमार अब तक सुमनपुर के निवासियों के प्यार से पूरी तरह दब चुका था। उसकी सारी हिम्मत जैसे जवाब दे चुकी थी। वो चुपचाप अंदर कमरे में गया, विस्फोटक से भरा डिब्बा उठाया और उसमें रखे विस्फोटक के हिस्सों को अलग अलग कर नष्ट कर दिया। सुबह होते ही वृद्धा ने वीर कुमार को खाना खिलाया और उसे साथ लेकर राजा के महल की ओर चल दी। जैसे ही वो महल के द्वार के पास पहुंची कि तभी द्वार के छज्जे पर अपनी सखियों के साथ ठिठोली करती राजकुमारी सुंदरबाला का पैर फिसला और वो नीचे की ओर गिरी। वीर कुमार को अचानक ये सब दिखाई दे गया था। वो लपक कर आगे बढ़ा और अपनी बलशाली भुजाओं में राजकुमारी को थाम लिया। राजकुमारी को जरा सी भी चोट नहीं आई। राज दरबार में जब वृद्धा और वीर कुमार को पेश किया गया तो राजा को सारी कहानी सुनाई गई। राजा परेशान हो गया। एक तरफ दुश्मन का खतरनाक जासूस वीर कुमार, जिसने देश में अशांति फैलाने का प्रयास किया, दूसरी तरफ राजकुमारी की जान बचाने वाला वीर कुमार। उसे मृत्यु दंड दिया जाए अथवा ढेर सारा पुरस्कार। राजा को कुछ सूझ नहीं रहा था। उसने वीर कुमार से पूछा, तुम स्वयं ही फैसला करो, तुम्हारे साथ क्या किया जाए। मृत्यु दंड तो हम तुम्हें दे नहीं सकते। महाराज, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ।
मेरे लिए उचित दंड यही होगा कि आप मुझे इसी राज्य में रहने दें, ताकि मैं यहाँ के नागरिकों की उचित सेवा कर अपना प्रायश्चित कर सकूं। राजा उसकी नम्रता पर प्रसन्न होकर मुस्कुरा पड़े। उन्होंने वीर कुमार को समझाते हुए कहा, देखो युवक, तुम्हारा सबसे बड़ा प्रायश्चित यही होगा कि तुम अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करो। तुमने अपने राजा की आज्ञा का पालन कर अपने कर्तव्य का निर्वाह किया, परंतु देश राजा से भी बड़ा होता है। यदि कोई राजा अपने देश का भला करने के स्थान पर उसे हानि पहुंचाए, तो प्रजा का कर्तव्य है कि उस राजा को उखाड़ फेंके। तुम जाओ और अपने देश को शांति और भलाई के रास्ते पर लाने का प्रयास करो। वीर कुमार राजा से आज्ञा लेकर अपने देश की ओर बढ़ चला। उधमपुर पहुंचकर उसने अपना काम आरंभ कर दिया। वो देश के उन नागरिकों से मिला जो देश की हालत खराब होने पर देश छोड़कर नहीं गए थे और देश का भला चाहते थे। धीरे धीरे सारी प्रजा और आधे से अधिक मंत्री परिषद भी वीर कुमार के साथ हो गए। सबका साथ पाकर वीर कुमार ने राजा जयदेव को सिंहासन से उतार दिया और उसके अपराधों के लिए उसे कारावास में डलवा दिया। धीरे धीरे उधमपुर में शांति और प्रगति का वातावरण बनने लगा। वीर कुमार ने सोचा, ये सब सुमनपुर के नागरिकों और राजा के कारण हुआ है। ऐसे देश से तो हमारी शत्रुता नहीं बल्कि मैत्री होनी चाहिए। ये सोचकर वो अपने महामंत्री के साथ सुमनपुर के राजा से मिलने के लिए स्वयं चल दिया। सुमनपुर पहुंचने पर वहाँ के राजा पृथ्वीदेव ने उसका भरपूर स्वागत किया और सारी बात जानने पर अपनी पुत्री राजकुमारी सुंदरबाला का विवाह वीर कुमार से कर दिया। सुंदरबाला को साथ ले वीर कुमार अपने राज्य में पहुंचा और उसने घोषणा की कि उधमपुर का नाम बदलकर सुंदरपुर कर दिया जाए। उसके बाद सुमनपुर और सुंदरपुर दोनों देश अभिन्न मित्र बनकर खूब प्रगति करने लगे।